जब से इंडिया की टीम आयरलैंड के खिलाफ हारी है तब से इंडियन क्रिकेट में एक कोहराम सा मचा हुआ है इस इंडियन टीम को लेकर के जो करंट वर्ल्ड चैंपियन है और आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ हार जाती है। और उसके बाद अगर कल का मैच देखें, इंडिया की टीम ने 189 रन बोर्ड पर जरूर लगाए, बट वैसे आप पूरा मैच देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लगभग 210 रन के आसपास इंडिया की टीम पहुंच सकती थी। वो 15-20 रन का डिफरेंस इंडियन पारी में कहीं ना कहीं आया। और इस वक्त इंडियन क्रिकेट में क्या चल रहा है, वैभव सूर्यवंशी क्यों नहीं खेल रहे हैं, जो 3 बड़े सवाल हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कल के मैच की बात करते हैं। और कल के मैच में अभिषेक शर्मा ने इंडिया की टीम को शानदार शुरुआत दी। पहली चीज़ आप ये देखिए कि इंडियन टीम जब आयरलैंड में हारी तो आपने दोनों मैचेस में प्रेफर किया कि आप चेज़ करेंगे, लेकिन जैसे ही आप इंग्लैंड में आए और कंडीशंस थोड़ी सी बॉलिंग टीम के फेवर की थी, उसके बावजूद भी आपने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। क्यों किया? क्योंकि आप जानते हैं कि वो चेज़ में प्रेशर हैंडल नहीं कर पा रही थी इंडिया की टीम, जो पहले 2 मैचेस में आयरलैंड के खिलाफ देखने को मिला। दैट इज़ वाई श्रेयस अय्यर एंड गौतम गंभीर जो टीम मैनेजमेंट है उसने ये फैसला किया कि इंडिया की टीम इस मैच में पहले बल्लेबाजी करेगी, सो दैट इंडियन बैट्समैन विदाउट एनी प्रेशर जो है वो बल्लेबाजी करें। क्योंकि स्ट्रेट अवे आप मान लीजिए कि इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करती और 200 रन बोर्ड पर लगा देती, इंडिया के लिए जीतना आसान नहीं होता। क्योंकि कई बार होता है ना कि आप उस फ्रेम ऑफ माइंड में चले जाते हैं। जैसे आयरलैंड के खिलाफ लगातार आप 2 छोटी चेजेस, बड़ी चेजेस नहीं थी, 158 रन और 180 रन की चेजेस कोई बड़ी चेजेस नहीं होती हैं, जो आयरलैंड के खिलाफ इंडिया की टीम हारी है। तो उस वजह से एक एडिशनल साइकोलॉजिकल प्रेशर इंडिया की टीम नहीं लेना चाहती थी इंग्लैंड के खिलाफ, इसीलिए इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। और उसका नतीजा भी आपने देखा कि भले ही इंडियन बैट्समैन जब आए तो एक अप्रोच में आपको चेंज दिखेगा। चेंज इसलिए दिखेगा कि आप जब इंडियन सब कॉन्टिनेंट विकेट पर खेलते हैं तो आप बॉल बंद से टांग रखिए और शॉट्स लगा सकते हैं, लेकिन कल के दिन शुरू में थोड़ा बहुत गेंद जो है वो स्विंग भी हो रही थी और कंडीशंस जो डिफरेंट होती हैं उसको आपको रिस्पेक्ट करके भी चलना पड़ता है। तो उस हिसाब से इंडिया ने अपनी शुरुआत की, 2 विकेट जल्दी निकल गए, एक तो रनआउट भी था उसमें जो मिसकम्युनिकेशन हुआ ईशान किशन और अभिषेक शर्मा के बीच में, लेकिन अभिषेक शर्मा ने एक अच्छी सदी हुई पारी खेली। क्योंकि देखो बहुत सारे सवाल जब उठते हैं ना इस इंडियन टीम के ऊपर कि ये फ्लैट ट्रैक बुली हैं, तो उसमें सबसे पहली शुरुआत जो है वो अभिषेक शर्मा के साथ ही हो जाती है कि भैया आपने कहाँ कहाँ रन बनाए। तो मुझे पर्सनली क्या लगता है ना कि लोग बड़ी जल्दबाजी में रहते हैं कि इस इंडियन टीम को टैग कर दिया जाए कि ये यहीं खेल सकते हैं, लेकिन अगर आप पिछले 2 साल के क्रिकेट उठा के देखेंगे ना तो इंडिया ने वर्ल्ड कप जरूर इंडिया में जीता, ये फैक्ट है, बट उन 2 साल में इंडिया ने क्रिकेट दुनिया के हर कोने में जाके ऑलमोस्ट खेली थी। वो श्रीलंका की स्लगिश सी स्लोइश सी विकेट में भी आप जाके खेल के आए थे। इवन जिम्बाब्वे में भी जिस तरह की विकेट थी जहाँ पर आप खेल के आए थे, जहाँ पर अभिषेक शर्मा ने 100 बनाया था, वो कंडीशंस भी थी। उसके अलावा भी आप दुनिया के डिफरेंट पार्ट्स में जाके खेले थे। अभी इंग्लैंड कोई नया नहीं है, इंग्लैंड आके भी आप खेलते रहे हैं और यही ऑलमोस्ट प्लेयर हैं, ज़्यादा फ़र्क आया नहीं है। अगर आप देखो जो इंडिया का कोर है वो ऑलमोस्ट सेम ही है पिछले 2-2.5 साल में जो रहा है। 1-2 नए एडिशन आप कह सकते हैं कि उसमें हो गए हैं। तो अभिषेक शर्मा टाइम एंड अगेन ये प्रूव कर रहे हैं कि देखो क्रिकेट कोई भी हो ना, प्लेयर को थोड़ा सा वक्त लगता है स्टैब्लिश करने में, एक्सेल करने में, जो उसके शॉट्स हैं और समझने में, अंडरस्टैंड करने में कि इस लेवल पर गेम कैसे चलती है और कैसे अडॉप्ट करना है। और कल आप अगर आप उनकी बल्लेबाजी को ध्यान से देखेंगे तो वो ऐसा नहीं था कि जैसे आईपीएल में आते हैं, खेलते हैं और सीधा शॉट लगाने की कोशिश करते हैं। तो बेसिक चीज़ें जो आपको करनी होती हैं जब आप इन कंडीशंस में जाके खेलते हैं कि आपको अच्छा शेप मेंटेन करना, मेरिट पर खेलना, वो सब चीज़ें बस फॉलो करने की ज़रूरत है। अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ स्किल, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन है। द ओनली चेंज जो आता है कि जब आप इंडिया में खेलते हैं और जब आप जाके इन कंडीशंस में खेलते हैं, थोड़ा सा माइंडसेट और अप्रोच का और मेथड का डिफरेंस आता है। कि इंडिया में आप ये सोचते हैं कि पहले 6 ओवर में बना दो 80, 90, 100 रन और उसके बाद देखेंगे क्या होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अर्ली ऑन गेंद थोड़ा बहुत हरकत करती है, तो आपको उसको संभाल के भी चलना पड़ता है कि पहले 6 ओवर में आप जरूर 50, 60, 70 रन बनाने की कोशिश करें, बट विकेट्स इन हैंड भी रखें। क्योंकि कहीं ऐसा हो गया कि आपने पहले 6 ओवर में 3-4 आउट हो गए तो फिर मैच T20 का जो है वो ऑटोमेटिकली आपके हाथ से निकल जाता है। तो इंडियन टीम उस मामले
में अगर देखो आयरलैंड से यहाँ तक आते आते वो थोड़ा सा अप्रोच में चेंज आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया का थोड़ा सा कॉशियस स्टार्ट था, बावजूद इसके 2 विकेट गिर गए। अब उसमें से एक रनआउट था जो कि हमने डिस्कस किया, लेकिन उसके बाद आप देखिए कि अभिषेक शर्मा को जब अच्छा स्टार्ट मिला तो उन्होंने किस तरह से कंटिन्यू किया। श्रेयस अय्यर ने भी आके इनिशियली थोड़ा सा टाइम लिया, जो कन्वेंशनल तरीका है क्रिकेट खेलने का कि आप अर्ली ऑन आके कुछ गेंदें लेते हैं, देन फिर आप अपनी पारी स्टार्ट करते हैं और एक्सेलरेट करते हुए चले जाते हैं। वहां तक इंडिया की पारी में सब कुछ सही रहा। तो सबसे बड़ा सवाल जो है वो इस वक्त पर उठ रहा है तिलक वर्मा के स्ट्राइक रेट को लेकर के, जो कि बिल्कुल जायज़ भी है। इवन आप आयरलैंड वाला मैच भी देखेंगे, मैं कहूँगा कि वो पारी काफ़ी हद तक जस्टिफाइड थी, क्योंकि एक तरफ से आपके जब 5 आउट होंगे तो आपके लिए ये नौबत आ गई थी कि आप पूरे ओवर भी खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, और उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आपके पास 1 या 2 बैट्समैन बचे हुए थे। लास्ट में आके भले ही वो हर्षित राणा ने चौके छक्के लगा दिए, वो एक अलग बात हो जाती है, क्योंकि देखो अब उसमें ये भी सब्जेक्टिव है कि कितनी उनको फुल टॉसेस मिली, कितनी आयरलैंड ने कैसे गेंदबाजी की, फिर वो 20वें ओवर तक आते आते आयरलैंड के पास बॉलिंग का ऑप्शन नहीं बचा था, वो सारी चीज़ें हैं। बट पॉइंट क्या है कि तिलक वर्मा को वो मैच ख़त्म करना चाहिए था। अगर आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पारी खेलते हैं और गेम को वहाँ तक लेके जाते हैं जहाँ पर लगता है कि आप जीत सकते हैं, आपने मैच बना दिया है, और फिर ये नहीं है कि बहुत अच्छी गेंद आ गई जो आपको आउट करके चली गई, आपका सिलेक्शन ऑफ शॉट गलत था। आप देखो वहाँ पर भी आपने जिस तरह का शॉट खेला, वो गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप भी मारने वाली थी, आप उसको लेग स्टंप पे मारने की कोशिश कर रहे थे। सो बेसिकली जो गलतियाँ हैं वो एक तरफ अभी आप रखिए, मेन पॉइंट जो उनके बारे में डिस्कस हो रहा है कि उनका स्ट्राइक रेट इन T20 क्रिकेट। अब इसमें 2 बातें हैं। देखो स्ट्राइक रेट, एबिलिटी की बात अगर करें तो एबिलिटी आपने उनको देखा था कि T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने इंडिया के लिए 3 बैक टू बैक मैचेस में जिस तरह के कैमियोज खेले थे, 10-12 बॉल पे 30, 35, 40 रन के कैमियोज भी उन्होंने खेले हुए थे इंडिया के लिए। तो एबिलिटी तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन नहीं है कि वो बेहतर स्ट्राइक रेट से खेल नहीं सकते। दूसरी चीज़, उनका नंबर क्या होना चाहिए, उनका नंबर 5-6 ही होना चाहिए या उनका नंबर 3 होना चाहिए। देखो 3 आज की डेट में हो नहीं सकता, क्योंकि अब ईशान किशन 3 नंबर खेल रहे हैं और ऊपर से आपके पास 2 बैट्समैन वैसे ही हैं और फिर वैभव सूर्यवंशी ऑलरेडी वेट कर रहे हैं। उनको अभी खेलना तो यहीं पड़ेगा। 4 नंबर ऑलरेडी वो श्रेयस अय्यर के पास चला गया, तो फिर तिलक वर्मा को क्या सिर्फ आपको एज अ फ्लोटर इस्तेमाल करना चाहिए, या जैसे एक पुराने कन्वेंशनल क्रिकेट में होता था कि आपके जल्दी विकेट गिर गए तब तो आप तिलक वर्मा को यूज़ कर रहे हैं कि आप ऊपर जाके बल्लेबाजी कर लीजिए, अगर आपके विकेट नहीं गिर रहे तो आप नीचे से बैट्समैन लाके ऊपर प्रमोट कर दीजिए। वो एक अप्रोच हो सकती है, क्योंकि आपने एक और चीज़ नोटिस की है कि तिलक वर्मा को या तो पूरी पारी मिलती है, जल्दी बल्लेबाजी आती है तो उनकी पारी अच्छी होती है, या फिर लास्ट में बहुत कम गेंदें उनको मिलें तो क्लैरिटी होती है कि छक्के ही मारने हैं, बात खत्म है, तो वो खेलते हैं। काफ़ी सारे गेम्स में आपने देखा है कि वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं कि मैं किस तरह से खेलूँ, गेम चलाऊँ, नॉर्मल खेलूँ, या फिर मैं गेम एक्सेलरेट करने की तरफ देखूँ। वही कल की पारी में भी उनके साथ देखने को मिला। तो ये आई थिंक फिगर आउट करना पड़ेगा। ऐसा कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है कि वो इस T20 सेटअप में सेट नहीं होते या वो खेल नहीं सकते। थोड़ा सा रोल डेफिनेशन अगर और क्लियर हो जाए ना तिलक वर्मा के लिए कि वो किस तरह से किस सिचुएशन में बल्लेबाजी करेंगे, कब उनकी जरूरत कैसे है, वो मुझे लगता है कि इंडिया के लिए बेहतर रहेगा। बाकी शिवम दुबे ने एक बड़ी ज़बरदस्त पारी खेली, और शिवम दुबे ओकेजनली, टाइमली, जो भी आप कह लीजिए, इंडिया के लिए ज़रूरत पड़ने पर अच्छी पारियां खेलते रहे, चाहे वो दोनों वर्ल्ड कप्स हों और चाहे जब भी उनको मौका मिलता है। जगह को लेकर के सवाल बहुत उठते हैं, क्योंकि गेंदबाजी उतना उनकी वैल्यू देती नहीं है इंडियन टीम को, दैट्स व्हाई वो सवाल हमेशा उठता है। ये तो हो गई इंडिया और इंग्लैंड के मैच की बात, लेकिन एक सवाल जो आयरलैंड की हार के बाद हर कोई पूछ रहा है कि आखिर आयरलैंड के खिलाफ क्यों हार गए, ऐसा इतिहास इंडिया की टीम ने कैसे रच दिया जो आयरलैंड के खिलाफ आप कभी एक मैच नहीं हारे हिस्ट्री में, उस टीम से आप सीरीज हार गए। तो मुझे लगता है कि ये जो इंडियन टीम है एक सेट ऑफ माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेल रही थी। इनको ये था कि हम दुनिया में कहीं भी खेलेंगे उसी तरह से खेलेंगे जैसे हम इंडिया में खेलते हैं। वहाँ पर चेंज की बहुत बड़ी ज़रूरत है कि आपको कंडीशंस को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप डिफरेंट पार्ट ऑफ वर्ल्ड में जाके क्रिकेट खेलते हैं तो हर जगह डायमेंशन सेम नहीं होती हैं। आप आईपीएल में देखो, जो आपके ग्राउंड्स होते हैं, आपको 65-70 मीटर की बाउंड्री होती है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए जो आयरलैंड के खिलाफ, और उन डायमेंशंस का इस्तेमाल आयरलैंड ने बहुत बखूबी किया। अगर आप सेकेंड मैच का एग्जाम्पल लो तो शिवम दुबे ने किस तरफ शॉट मारा, जो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बाउंड्री था। तो ये थोड़ा सा सेंसिबल प्ले भी होना चाहिए उस प्लेयर से जो उस सिचुएशन में, कंडीशन में खेल रहा है,
कि मेरे को किस तरफ शॉट खेलना है, जो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द ग्राउंड है उस तरफ जाना है या शॉर्टेस्ट पार्ट ऑफ द ग्राउंड है उस तरफ जाना है। उसमें आयरलैंड को भी ड्यू क्रेडिट जाएगा कि वो जानते थे कि किस तरफ बाउंड्री ज़्यादा बड़ी है, इंडियन प्लेयर्स को उस तरफ शॉट खेलने पे मजबूर करना है। ये ऐसा नहीं था कि इंडियन प्लेयर्स शॉट्स नहीं खेल पा रहे थे, इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ दोज डायमेंशंस कि क्लियर करना उतना ईजी नहीं है। ये इंडियन कंडीशंस में डायमेंशंस थोड़ी सी छोटी होती हैं, ग्राउंड की बाउंड्री जो है वो उतनी बड़ी नहीं होती। तो शिवम दुबे ने जो शॉट मारा था ना, वो इंडिया के ग्राउंड में छक्का ही होने वाला था, बट चूंकि इधर बाउंड्री इतनी बड़ी है कि आप उसको क्लियर नहीं कर पा रहे। सिमिलरली आप सूर्यांश हेगड़े वाला भी अगर आप शॉट देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको सेम चीज़ समझ में आएगी। और इंडिया की टीम चेस करते हुए पहले मैच में तो चलो वेंडल हो गई थी, बट दूसरे मैच में इंडिया की टीम वेल कंट्रोल में थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर इंडिया थोड़ा सा सेंस दिखाती और सेंसिबल प्ले इंडिया की तरफ से देखने को मिलता और अननेसेसरी चैलेंज नहीं लेते कि मैं नहीं वहाँ पर भी मार सकता हूँ, भले ही बाउंड्री बड़ी है नहीं है, क्योंकि मैं 90-90 मीटर के छक्के मारता हूँ, तो वो सब चीज़ें भी असेसमेंट में बेसिकली इंडियन टीम से गलती हुई। जो आयरलैंड की प्लानिंग थी और इंडिया कह सकते हैं कि आप अपने ईगो पे, अरे ये क्या है, मैं तो इसके बाहर भी मार सकता हूँ, तो वो चीज़ें कुछ प्लेयर ने की हैं, हर प्लेयर की तरफ से नहीं है, बट ओवरऑल एक अप्रोच आपके गेम की जो है कि आप कन्वेंशनल तरीके से क्रिकेट खेलेंगे, यहाँ पर चूंकि कंडीशंस डिफरेंट हैं तो उस तरीके से खेलेंगे, आप अपना जो मेथड था उसी से खेलते हुए चले आएंगे। अब इंग्लैंड आके वो अप्रोच में चेंज देखने को मिल रहा है ना इंडिया की तरफ से, स्लाइट चेंज है, बट आपको देखने को मिल रहा है कि इंडिया की टीम अब थोड़ा सा जो है वो अलग तरह से क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रही है। वो नहीं है कि हम सिर्फ यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलेंगे। देखो यही गलती इंग्लैंड जो क्या कर रही थी, जब टेस्ट क्रिकेट में बेसबॉल क्रिकेट की थ्योरी वो लेके आए, बोले नहीं हम ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तब भी बेसबॉल खेलेंगे, हम इंडिया जाएंगे तब भी बेसबॉल खेलेंगे, हम इंग्लैंड। देखो इंग्लैंड में आपकी बेसबॉल चल रही थी जो कि आपकी विकेट्स उसको सूट कर रही थी, उसके हिसाब से आपकी बेसबॉल चल रही थी। सिमिलरली इंडियन टीम अच्छे विकेट्स पर, जो कि मोस्टली आज की डेट में T20 क्रिकेट में दुनिया के हर पार्ट में आपको देखने को मिलते हैं, तो वो मेथड आपका चल रहा है। बट समटाइम्स आपको कंडीशंस थोड़ी सी डिफरेंट मिले तो आपको वो अप्रोच में चेंज करना ही पड़ेगा, आपको गेम और कंडीशंस को रेस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, ओपोनेंट को रेस्पेक्ट करना ही पड़ेगा अगर अच्छी गेंदबाजी हो रही है। जो चीज़ मिसिंग थी मेरे हिसाब से इंडिया की टीम से अगर आप देखो, और उसी बेसिक और फंडामेंटल चीज़ को इंडिया की टीम को ठीक करना है। ये इंग्लैंड वाली सीरीज इंडिया की टीम जो है अभी भी जीत के जा सकती है। अब रही बात करंट सेटअप की, क्योंकि जहाँ पर एक बड़ा सवाल उठ रहा है, वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू क्यों नहीं हो रहा है। अब क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे थ्योरी बहुत सारी फ्लोट हो रही हैं, बट एक चीज़ मैं और ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप इंडिया का वनडे का सेटअप देखो, आपके पास लेफ्ट हैंडर नहीं है, और आप T20 का सेटअप देखो, आपके पास लेफ्ट हैंडर ही है। फॉर एग्जांपल आप वैभव सूर्यवंशी को ओपन करा देते हैं, किसकी जगह कराएंगे? अभिषेक शर्मा को तो आज की डेट में आप बाहर निकालेंगे नहीं, आप निकालेंगे संजू सैमसन को, और संजू सैमसन को द मोमेंट आप बाहर निकालते हैं, आपके पूरे बैटिंग ऑर्डर में श्रेयस अय्यर एकलौते राइट हैंडर बचते हैं, बाकी पूरा का पूरा बैटिंग ऑर्डर जो है वो आपका लेफ्ट हैंडर से भर जाता है। तो ये फिर आपके सामने एक टैक्टिकल प्रॉब्लम भी आएगी अगर आप वैभव सूर्यवंशी को आज की डेट में डेब्यू कराते हैं और खिलाते हैं। बट मेरा मानना ये था कि आयरलैंड जैसी टीम के खिलाफ आप वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू करा सकते थे, और वहाँ पर डेब्यू कराने के बाद ये असेसमेंट हो सकती थी कि यहाँ पर क्या टैक्टिकली वो चीज़ आपको सूट कर रही है, नहीं कर रही है, 2 मैचेज में उन्होंने कैसा किया, तो वो सब चीज़ें आपके लिए ईजी हो सकती थी। बट मुझे समझ नहीं आया कि कोच गौतम गंभीर, श्रेयस अय्यर, ये सब इतना रिजिड क्यों हुए कि वैभव सूर्यवंशी को खिलाना ही नहीं है। भाई हम वहाँ भी नहीं खिलाएंगे, हम यहाँ खिलाने का सीधे स्ट्रेट अवे सेंस मुझे भी नहीं बनता कि आयरलैंड आप खिलाते, वहाँ पर देखते, और आयरलैंड में आपने पता नहीं क्यों पूरी टीम फुल स्ट्रेंथ जो थी वो पूरी आपने उतार के और उसके बाद नाक कटवा लिया आपने। और अब इंग्लैंड के खिलाफ सिचुएशन ऐसी है कि आप तभी खिलाएंगे जब संजू सैमसन और फेल होंगे, तो उसके बाद ही आपको चांस बनेगा। बट मेरे को टैक्टिकली ऐसा लगता है कि आपको राइट हैंडर एट द टॉप चाहिए, जो कि आपके पूरे स्क्वाड में मिसिंग है। एक्चुअली आप देखिए, जब वर्ल्ड कप में आपके 2 लेफ्ट हैंडर ओपन कर रहे थे, 3 नंबर पर भी लेफ्ट हैंडर था, तो आपको प्रॉब्लम हो रही थी ना। जब आप 3 लेफ्ट हैंडर्स के साथ खेल रहे थे तो वहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हुई थी, टीमें ऑफ स्पिनर जल्दी लगा दे रही थी, और वो चैलेंज हो रहे थे। जो गेंदबाज लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ अच्छी गेंदबाजी करते हैं, टीमें उनको लेके आ रही थी, वो एक बड़ा चैलेंज हो रहा था आपके लिए। उसी वजह से आप संजू सैमसन को टॉप ऑफ द ऑर्डर लेके गए थे, और फिर वर्ल्ड कप में उन्होंने जो किया वो हिस्ट्री अपने आप में। लेकिन अभी की डेट में इंडियन टीम को टॉप 3 में 4 में यार 1-2 राइट हैंडर तो आपके पास होना चाहिए ऊपर, क्योंकि T20 का गेम ऐसा है ना जो मोमेंटम पे चलता है।
5-10 गेंद इधर उधर और आपका मैच का नतीजा चेंज हो जाता है, जो कि आप शायद कल के मैच में भी कह सकते हैं कि तिलक वर्मा ने जैसे थोड़ी एक्स्ट्रा गेंदें ली, मेरे हिसाब से 13 गेंद में 25-30 रन उनको बनाने चाहिए थे। भले ही जिस सिचुएशन में वो बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, 5-6 गेंद आप ले सकते हैं उस सिचुएशन में आके, लेकिन उसके बाद आपको एक्सेलरेट करने की तरफ देखना चाहिए। T20 क्रिकेट में आप इतना टाइम ले ही नहीं सकते, क्योंकि टोटल 15-20-25 गेंदें मिलती हैं आपको अगर आप पूरी बारी अपनी लेके जाते हैं पूरे गेम में, अगर 10 ओवर के बाद आपकी बल्लेबाजी आती है उस सिचुएशन के हिसाब से देखें तो। दोस्तों ये अभी करंट सेटअप है इंडियन टीम का, जो चल रही है चीज़ें वीडियो में हमने डिस्कस की। आप लोग को वीडियो और इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अभी आपके लिए रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे, क्योंकि ये जो T20 सीरीज़ है, इसके बाद वनडे सीरीज़ है, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं, और जो रेगुलर वीडियोस थे हमारे वो अभी आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं किया है। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।